आज कर दूंगा सब। चलो, कंडक्टेंस था, ठीक है। तो एक चीज समझ में आई कि रेजिस्टेंस अच्छा हुआ तो उसके अंदर करंट कम फ्लो होगा, कंडक्टेंस अच्छा हुआ तो उसके अंदर करंट अच्छा फ्लो होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, कई बार आ जाता है एक आधे नंबर में, लिख लो। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। किसका रेसिप्रोकल? रेजिस्टेंस का, जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय, इसको हम करते हैं जी से, ठीक है। अब उल्टा है तो G इज इक्वल्स टू 1/R, ये इसकी एक्सप्रेशन हुई। R की यूनिट क्या होती है? ओम। अब ये उल्टा है तो इसको बनाते ओम इनवर्स है, इस तरीके से 1 लिख लो चाहे माइनस लिख लो। दूसरा ऐसे भी लिखते हैं, ओम इनवर्स क्या है? देखो इसको जस्ट इस वर्डिंग को उल्टा कर दो, MHO, तो मोह भी इसको हम कह देते हैं, इसकी यूनिट ये भी होती है। और सिंपल अब ये वाली ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं तो इसको ओम इनवर्स इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। या मोह भी इसकी यूनिट कई जगह आपको लिखी लिखी मिल जाएगी इस तरीके से। तो ये कंडक्टेंस रहा, 1/R इसकी वो रहा। अब इसकी और एक्सप्रेशन देखो, G इज इक्वल्स टू ML/NE² टाउ A। रेजिस्टेंस के लिए जो कल हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था वो था ML/NE² टाउ A। हमने अब इसका उल्टा कर दिया तो क्या आया हमारे पास? NE² टाउ A/ML। ये किसके लिए एक्सप्रेशन आ गया? ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास कंडक्टेंस के लिए। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट इज कंडक्टेंस तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G इज इक्वल्स टू 1/R, इसकी यूनिट रहेगी ओम इनवर्स। और उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन आपको रेजिस्टेंस वाला याद होना चाहिए। देखो रेजिस्टेंस का याद कर लो, बस उसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो जी का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये होगा, ये हो जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन हम करेंगे आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना है। ड्रॉ अ ग्राफ, ठीक है, दैट शो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस of a metal wire with diameter of the wire, ठीक है। फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, एक मिनट, ये रहा फॉर्मूला, जल्दी लिख लो एक मिनट। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G इज इक्वल्स टू 1/R, G इज इक्वल्स टू NE² टाउ A/ML। ये हमने रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। हो सकता है इकरा जी आपकी ऑडियो ज्वाइन नहीं हो, तो एक बार ऑडियो ज्वाइन कर लो। वैसे यहाँ तो दिखा रहा है कि हो गई है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ ग्राफ दैट शो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, ध्यान से अगर समझ नहीं आ रहा लिखा हो तो, मेटल वायर विद डायामीटर ऑफ द वायर। क्या कह रही है? अभी ध्यान दो पढ़ाई पे। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास एक मेटल वायर है, अगर आपको उस वायर के रेजिस्टेंस और उस वायर के डायामीटर के वेरिएशन को आपने एक ग्राफ बनाना है कि जिसमें एक तरफ तो होना चाहिए रेजिस्टेंस और एक तरफ होना चाहिए डायामीटर। अब आपको इनके बीच का वेरिएशन शो करना है। तो वेरिएशन शो करने के लिए हमें एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायामीटर पे कैसे डिपेंड होता है। तो पहले हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल देखो, R इज इक्वल्स टू रो L/A, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब L भी मैटर करता है और रो भी मैटर करता है, लेकिन फिलहाल उसमें डायामीटर का है, तो डायामीटर हमें कहां से मिल सकता है वायर का? देखो वायर है सिलेंड्रिकल, और वायर सिलेंड्रिकल, उसका एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर मैं R को लिखूं रो L/, एरिया को लिखा πr², ये अगर आपके पास वायर है तो ये रहा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या सर्कल की तरह है, πr² सिंपल लगाया। तो अब यहां से देखेंगे रेजिस्टेंस क्या है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ से वैल्यू,
तो एक चीज तो हम ये लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, पर हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डायामीटर। तो यहां से अगर प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो निकालना हो तो रेडियस क्या होगा, वो हो जाएगा आपका d/2 का स्क्वायर। डायामीटर का हाफ हाफ करेंगे तभी आपका रेडियस आएगा। आपको पूरे डायामीटर के वेरिएशन को निकालना था, तो मैंने क्या किया, d/2 लिख दिया r को, तो ये r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर आ गया। तो यहां से सिंपल जो रिलेशन आया r, वो आ गया कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। यानी डायामीटर बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस वायर का कम होता जाएगा, डायामीटर कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस वायर का बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की जब भी आती है बात, तो हम अपना वेरिएशन जो बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। इससे पहले ऐसे वेरिएशन हमने कहा देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखे थे 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनली सेम ग्राफ। फोर्स के केस में देखे थे कि 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो सेम ये था। पोटेंशियल में भी देखा था, पर पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल था, 1/r, थोड़ा सा वेरिएशन उसमें कम था। ठीक है, तो स्क्वायर वाली टर्म यानी क्वाड्रेटिक टर्म जब भी आती है तो इस तरीके से वेरिएशन हम बनाते हैं। तो r वर्सेस d का जो ग्राफ है यानी डायमीटर का, अच्छा ये मैंने यहाँ कैपिटल डी लिख दिया या स्मॉल डी लिख दिया, तो कैपिटल डी कर लेना, एक ही डायमीटर रहना चाहिए, डी डिनोटेड फॉर डायमीटर। इस क्वेश्चन को कर लो तो आगे बढ़े। कर लिया सबने? कोई तो बोल दिया करो, बोलने में कुछ नहीं जाता। कल से वीडियो ऑन करा दूंगा सबकी, नहीं बोलोगे तो। बोला तो 1 मिनट रुक जाओ, जल्दी कर। मैंने तो कर लिया कब का, किसी और ने बोला। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब बोले तो प्रॉब्लम, ना बोले तो प्रॉब्लम। आपके तो मत बोला कर। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है दुष्यंत जी, तो थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखिए। इससे पहले मैं अपनी मर्यादा छोड़ दूं, तो आप भी मर्यादा का ध्यान रखिए। चलो क्वेश्चन 1 अगला लिखो। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm is cut into 3 equal parts। ठीक है, एक वायर है रेजिस्टेंस 6 ओम का, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में आपने कट कर दिया। ईच पार्ट इज स्ट्रेच डबल। नाउ ईच पार्ट इज स्ट्रेच्ड, ये आप लोगों ने करना है और अभी मुझे 2 मिनट के अंदर करके बताएंगे, उसके बाद मैं कराऊंगा। ईच आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? वो क्वेश्चन नहीं हो रही। एक सेकंड, पता नहीं नेटवर्क आ रहा है, कनेक्टिंग कनेक्टिंग दिखा रहा था। अभी बीच में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा था स्क्रीन पर? भैया डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा चलो, वो क्वेश्चन लिखा नहीं लिखा? नहीं लिखा ठीक भैया। है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm, ठीक है, इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, ठीक है। नाउ ईच पार्ट इज स्ट्रेच्ड डबल। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। ये आपका क्वेश्चन है, 1 मिनट का आपके पास समय है, जल्दी से करके बताइए। जिनको तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम की, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं काफी, तो हो जाने चाहिए। कल एक फॉर्मूला डिराइव करवाया था मैंने, हिंट दे रहा हूँ उस फॉर्मूले का ये यूज। जो 6 ओम है, ये जो 6 ओम है, ये हाँ तीनों वायरों का, मतलब ये पूरी वायर का है ना? हाँ, 6 ओम ये आपका पूरी वायर का है। उस वायर को आपने 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो इस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। ठीक है, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, तो अब आप भैया इसका आंसर सब बताइए। 4 टाइम्स हो जाएंगे 4 सारे टाइम पार्ट्स।
फाइनल आंसर बताओ कि क्या आएगा। 8 ओम। 8 ओम। और किसी का कोई आंसर? चलो कोई नहीं, कर लेते हैं, ज्यादा जोर नहीं डालते दिमाग पे। चलो देखो क्या अभी है। भैया करने चलो कर लो कर लो, कोशिश करनी चाहिए हमेशा। भैया ये सही है 8 ओम। हाँ सही है। देखो अब आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की होगी, और फिर भी अब देखते हैं। ये 6 ओम है, ठीक है, 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है। कह रहा है कि आपने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, कट कट कट। तो 3 इक्वल पार्ट्स में इस पूरी वायर को आप कट करोगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बच जाएंगे वो 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अच्छा ये चीज कैसे आई? एक आप अगर मैं इस रेजिस्टेंस को मान लो सीरीज में जोड़ दूं, जो हमने बेसिक क्लासेस में देख रखा था कि ये ऐसे जोड़ रखा है, ये ऐसे जोड़ रखा है, ये ऐसे जोड़ रखा है, ठीक है। ये R1 R2 R3 2 2 2, तो इसको जोड़ दूंगा मैं तो ये डायरेक्ट प्लस हो जाता है सीरीज में। यानी सीरीज में जो जुड़ता है ये रेजिस्टेंस बन जाता है R1 R2 R3। तो 2 + 2 + 2 हम करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आप एक पूरी प्रॉपर रेजिस्टेंस को इक्वल पार्ट्स में कट कर दोगे तो वो जो पार्ट उसके बचेंगे 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, और इनको कनेक्ट कर दोगे तो 6 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमने उस एक को 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आए 2 ओम 2 ओम 2 ओम के। अब वो कह रहा है कि आपने स्ट्रेच डबल कर दिया, पहले आपने सिर्फ कट किया था, स्ट्रेच नहीं किया था। तो कल हमने जो स्ट्रेचिंग वाला फॉर्मूला देखा था वो देखा था R2 = n² R1। अब कितने टाइम इसने स्ट्रेच कर दिया? इसने 2 टाइम स्ट्रेच कर दिया, यानी 2 गुना। तो अब इस 2 ओम का अगर मेरे को R2 निकालना हो तो 2 टाइम स्ट्रेच किया, यानी n² 2, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना था R, ये 2। सिमिलरली इधर भी R2 आ जाएगा 2² × 2, इधर भी आ जाएगा R2 = 2² × 2। तो अभी आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 ओम आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट अब कितना बचेगा इस पूरे प्रोसीजर के बाद? 8 ओम का पार्ट बचेगा, ठीक है। किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताओ। भैया तीनों का अलग अलग निकाल के दिखाने, एक साथ ही निकाल दें? एक साथ ही निकाल दो, बस ये जैसे मैंने ये लिखा है ना इस तरीके से बना देना तो थोड़ा ठीक रहता है, टीचर को समझ में आ जाता है। बाकी 8 ओम इसका फाइनल आंसर है, स्टेटमेंट में भी लिख देना कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज हैविंग 8 ओम रेजिस्टेंस, इस तरीके से। बाकी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। MCQ टाइप में आएगा, आएगा भी तो। बढ़े आगे। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट इस एक डेरिवेशन हम लोग करते हैं। डेरिवेशन है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ। हेडिंग डाल लो, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, और क्या है ये इसमें, ये किसके किसके बीच का रिलेशन बिटवीन, दूसरा नाम इसका क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन बिटवीन दिस है, और इसको हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। भी आप हमें बताइए, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो सूक्ष्म लेवल पे होता है, स्मॉल लेवल पे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। जो चीज आप फिजिकल देख पा रहे हो वो सब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आती है, और जो चीज पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म में होते हैं तो उनको हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो यहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म निकालेंगे ओम्स लॉ की, ठीक है। भैया आपकी वॉइस ब्रेक हो रही। एक सेकेंड रुक जाते हैं फिर। अब तो आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हेडिंग डाल ली आप लोगों ने, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ। डालो, कंसीडर ए कंडक्टर मांझा भव्य मांझा, कंसीडर ए कंडक्टर एक मिनट रुकिए। कंसीडर कंडक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E having
करंट I and current density J, conductivity of conductor is प्लेस्ड इन क्या क्या लिखा है? sigma. Consider a conductor placed in electric field E, ठीक है, E vector या E, having current I and current density J, conductivity of the conductor is sigma. ठीक है, ये कुछ बेसिकली जो हमको डिराइव करने हैं हमने वो लिख लिया है। तो यहाँ पर अब आप एक फिगर बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। फिगर में आप दिखाएंगे कि ई की डायरेक्शन जो है वो ये है, जे की डायरेक्शन ये है, ठीक है। और भैया इसके ऊपर वेक्टर लगाना जरूरी होता देखो वेक्टर जब फॉर्मूला फाइनल डिराइव कर दो ना तो उसमें तो जरूरी होता है। कई बार हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं, कई बार ही हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ई है तो वेक्टर क्वांटिटी लगा दो तो अच्छा है, लेकिन बच जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं तो भी बच जाता है मामला, लेकिन लगा दो तो अच्छा है, ठीक है। लगा दो, अच्छी बात है लगाना। सर सारी डायरेक्शन सेम है तो हम किसी भी साइड बना सकते हैं। हाँ बना तो सकते हो, पर मैंने देखो सारी डायरेक्शन किसके हिसाब से चल रही है, सारी डायरेक्शन करंट के हिसाब से चल रही है। मैंने करंट साइड राइट साइड ले लिया, तो करंट की डायरेक्शन में ही करंट डेंसिटी होगी और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैं करंट की डायरेक्शन ये मान लेता तो फिर मुझे जे इस तरफ बनाना पड़ता और ई भी इस तरफ बनाना पड़ता, पर मैंने क्योंकि राइट साइड बनाया है तो इसलिए मैंने राइट साइड लिया, ठीक है। इस तरीके से एक बस जरा सी फिगर बनानी है। अब मेन चीज आपको डिराइव करनी है। देखो करंट जो फ्लो होगा कंडक्टर में उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, अब यहां से एक्सप्रेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। करंट फ्लो इन अ कंडक्टर क्या होगा, I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये डेरिवेशन हम देख चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर A को नीचे ले आओ, I अपॉन ए, क्योंकि चाहिए क्या आपको, चाहिए आपको करंट डेंसिटी, आपको अपने उसमें करंट डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी तो यहां से बन गई, ये J आ गया एन ई वी डी। और क्या चाहिए आपको, और चाहिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वीडी का अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लिखेंगे, J इज इक्वल्स टू एन ई, वीडी का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला है ई टाउ बाय एम, ठीक है। लिख लिया, इतना आगे बढ़े। है। यस ई भैया। तो ये देखो ये हो गया J इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम, ठीक है। J इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम। अब देखो J भी आ गया, E भी आ गया, अब क्या चाहिए, सिर्फ अब आपको चाहिए सिग्मा, ठीक है। तो J एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, ये किसी चीज की एक्सप्रेशन लग रही है आपको, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की अपॉन वाली है, वैसे ये वो कंडक्टिविटी की है। ना भैया देखो रजिस्टिविटी की एक्सप्रेशन है कंडक्टिविटी की है भैया। m इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ, ये आपकी रजिस्टिविटी की वो है, ठीक है। तो इसको आप ये लिख सकते कंडक्टिविटी की है। एक मिनट, शायद मैं उल्टा लिख गया हूँ है? नहीं ये ठीक है, रुको एक मिनट। तो J इज इक्वल्स टू E बाय रो, ये एक फॉर्मूला आपके पास बना। दूसरा 1 बाय रो किसके इक्वल होता है, 1 बाय रो सिग्मा के इक्वल होता है। तो सिंपल J इज इक्वल्स टू सिग्मा E आपके पास आया इस तरीके से। अब यहाँ पर आप वेक्टर नोटेशन लिख सकते हैं कि फाइनल एक्सप्रेशन में वेक्टर नोटेशन नेसेसरी है, ठीक है। तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसलिए हमने कोई माइनस साइन नहीं यूज किया दोनों उसमें। तो ये जो मेन है ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है इसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स लो जो हमको फाइंड आउट करना था इस डेरिवेशन में, ठीक है। दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन J इज इक्वल्स टू। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि शो दैट माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉर्मूला, तो आपने ये वाला डेरिवेशन करना है J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, या आप फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी आप लोगों ने यही वाला रिलेशन निकालना है, ठीक है। भैया Done? ये जी कैप, क्या सॉरी जी कैप्टर वाला जो है भैया ये G, इसके बाद है क्या ये? क्या G के बाद
एक मिनट, कहाँ कह रहे हैं, समझा नहीं मैं, एक बार बोलना दोबारा। भैया जो फॉर्मूला हमने ड्राइव करा है इससे पहले कौन सा स्टेप है? ये या इससे पहले? इससे पहले ही वाला। इससे पहले एक क्वेश्चन किया, एक मिनट, हो गया भैया, रहने दो, हो गया। बाद में पूछ लेना, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या कह रहे हो आप। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, अब एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, लेंथ ऑफ एनी रेजिस्टेंस वायर, लेंथ ऑफ एनी रेजिस्टेंस wire increased by 10%, increased by 10%, find percentage change, find percentage change in resistance of wire। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, ब्रांडेड बोले तो। देखो भाई क्या करना है, लेंथ ऑफ एनी रेजिस्टेंस वायर इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। 11th क्लास में याद हो कि इस तरीके के जब परसेंटेज चेंज हम निकालते थे, तो ऐसा तो याद होगा नहीं, पर कोई नहीं, अगर आपको चेंज इन परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले आपको डेल्टा आर यानी चेंज इन रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था आपका, उसके बाद आप 100 से उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका चेंज आ जाएगा कि परसेंटेज चेंज आ जाएगा, कितना परसेंट वो रेजिस्टेंस चेंज हुआ। तो इस फॉर्मूले का हमको यूज करके ये निकालना है। अब देखो, अगर मैं मान लेता हूं, देखो ओरिजिनल रेजिस्टेंस मान लो कि आपकी R1 है, ठीक है, चेंज हुआ हुआ रेजिस्टेंस आपका R2 है, तो डेल्टा आर क्या होगा, R2 माइनस R1, ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा आपका R1 इंटू 100, तो ये आपका फॉर्मूला आएगा। अब आपको करना क्या है, R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें पुट करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे हम इसमें R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। R1 आपके पास मान लो है रो L1 बाय A1, ठीक है, क्योंकि मटेरियल एक है तो मटेरियल की जो रजिस्टिविटी है वो तो सेम ही रहेगी, रो सेम रहेगा, केवल लेंथ और एरिया में फर्क रहेगा। अब उसने क्या कहा है कि लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी जो न्यू लेंथ है आपके पास L2 जो है वो पुरानी लेंथ में 10% इंक्रीज कर दी गई है, यानी ओरिजिनल इसकी L1 थी, इसमें आपने 10% इंक्रीज कर दिया है, तो ये इस लेंथ का ही 10% और आप इसमें इंक्रीज कर देंगे। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/10 L1 L2 इज इक्वल्स टू 11/10 L1, इस तरीके से आ जाएगा। अब एरिया निकालेंगे आप, एक सेकेंड रुकिए, भैया इसे 1.1 ना लिख लें? एक सेकेंड बताता हूँ। नहीं 1.1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं बताता हूँ क्यों। देखो L2 इज इक्वल्स टू 11/10 L1, इतनी आ गई। अब आपको फाइंड आउट करना है A2, तो वो हमने कल देख लिया था कैसे हम फाइंड आउट कर रहे थे, A1 L1 इज इक्वल्स टू A2 L2, सिंपल। तो यहाँ से A2 की एक्सप्रेशन निकालेंगे तो A2 इज इक्वल्स टू A1 L1 बाय L2, L1 बाय L2 क्या दे रखा है अब आपको, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से अब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 10/11, हाँ 10/11 A1, A2 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने L2 निकाल लिया L1 के टर्म में, आपने A2 निकाल लिया A1 के टर्म्स में। इतना काम आप लोग करेंगे, जो अभी तक हमने वो पहले वाले जो भी क्वेश्चन थे उसमें भी हमने यही फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेप हम वही फॉलो कर रहे हैं अभी तक। अब देखो क्या करेंगे हम, अब रेजिस्टेंस 2 कैसे निकलेगा, R2 रो सेम रहेगा L2 बाय A2, सिंपल। तो R2 इज इक्वल्स टू रो 11/10 L1 अपॉन में 10/11 A1,
A2 की जगह सिंपल ही रख दिया, ये वाला 11 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 10 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा रो 121 L1 अपॉन 100 A1। इस स्टेप्स में किसी को दिक्कत हो तो जल्द एक बार मुझे बताओ। 1.21 रो L1, ये नीचे आ गया 1.21 रो L1 A1। तो ये सीधा सीधा R1 के टर्म्स में आ गया। अब देखो मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पर इसको डायरेक्ट अगर मैं यूज कर दूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1.21 सिंपल R1, ठीक है, माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू 100। R1 कॉमन आउट कर दो, 1.21 माइनस का 1 अपॉन में R1 इंटू 100। R1 से R1 कैंसल आउट हो गया, इधर आप करोगे तो ये आएगा 0.21 इंटू 100। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21%, यानी परसेंटेज चेंज कितना आएगा रेजिस्टेंस में, 21%। इस डेरिवेशन में, या डेरिवेशन कह रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल में किसी को कोई प्रॉब्लम तो रेज हैंड्स, नहीं प्रॉब्लम तो भी बताओ। सिंपल फॉर्मूला लगाया परसेंटेज चेंज का, R2 माइनस R1। अब काम क्या था, R2 और R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। R1 तो हमें पता है, R1 इज इक्वल टू रो L1 बाय A1। दिक्कत क्या है कि हमको R2 निकालना है R1 के टर्म्स पे। तो ये जो L2 और ये A2 थी, इसको हमें L1 और A1 के टर्म्स में करना है, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो जो लेंथ इंक्रीज वो दे रखी थी वो 10% थी, तो वो तो डायरेक्ट आ गया। ये इक्वल वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाया हमने A1 L1, क्योंकि आप उसको इंक्रीज कर दोगे लेकिन वॉल्यूम उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो ये वॉल्यूम इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल, A1 L1 ये बराबर रहेगी। तो इससे A2 की एक्सप्रेशन मेरे पास आ गई। अब ये A2 की वैल्यू और L2 की वैल्यू मैंने इस R2 वाले फॉर्मूले में डाल दी, इन सबको सोल्व कर दिया, तो ये R1 के टर्म्स में आ जाएगा फिर से, रो L1 बाय A1। अब ये वैल्यू फिर मैं यहाँ पर अपनी फॉर्मूले में डाल दूंगा, तो 1.21 R1 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। इसको सोल्व आउट करूंगा मैथमेटिकल सिंपल लगा के, तो ये 21% मेरे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब डालो डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, ऑन से अभी तक हमने क्या देखा था बच्चों, हमने देखा था कि यार हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, एक स्टार करके एक नोट डाउन किया था कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर। और उस पर फिर हमने वो 2 क्वेश्चन भी किए थे जिसपे ग्राफ बना के देखा था कि एक का टेम्परेचर T1 था, एक का टेम्परेचर T2 था, और आपको बताना था ये क्या लिखा है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, इसको काटो ऑन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस का क्या डिपेंडेंसी है, तो हम कंडक्टर के केस में देख चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सिंपल। लेकिन अब उसका एक एक्सप्रेशन निकालेंगे कि किस तरीके से बढ़ जाता है। तो वो जो एक्सप्रेशन है उसकी डिपेंडेंसी, वो सिंपल ये है कि R एट टेम्परेचर T, ठीक है, R एट टेम्परेचर, रूम नहीं, अभी लिखवाता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, इसको कैपिटल T कर लो, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो फॉर्मूला रहेगा, अच्छा 1 मिनट में मीटिंग बंद होने वाली है, तो दोबारा ज्वाइन कर लेना ये लिंक, या चलो दूसरा लिंक भेज देंगे, RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। चलो अगली क्लास में ही करते हैं, फिर कट जाएगा सारा। लिख लिया ये सबने, लिख लो, ये मीटिंग बंद होने वाली है।